हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि थर्मोडायनेमिक्स पे कुछ सर रिवीजन करवा दीजिए। तो बच्चों, हम लोग आज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ स्पेशल टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे और उसमें जो जेई मेन में क्वेश्चन आएंगे। आज हम लोग स्पेशली केटीजी के वो टॉपिक ले रहे हैं जो जेई एडवांस के कोर्स में नहीं है, पर यार पिछले 5 साल से जेई मेन वाले क्वेश्चन जरूर पूछ रहे हैं उस पर। अगर 2015 से हम लें तो कुछ कोलिजन पैरामीटर्स पे केटीजी पे जो क्वेश्चन बनते हैं, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री टाइम या रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, उस पे क्वेश्चन कर बनते हैं। तो मैं पहले सिंपल, वैसे डेरिवेशन की जरूरत नहीं, लेकिन मैं 2 मिनट में डराइव करा देता हूँ फॉर्मूला। और आपको फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूला याद करके उस पे क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम लोग जेई मेन पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं मेरे पास, तो अभी मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो केटीजी में यार हम लोगों ने बहुत सारी बातें, बहुत सारे अजम्पशन पढ़े थे। अगर मैं फटाफट याद दिलाऊं, पहला अजम्पशन था कि आइडियल गैस इज बेसिकली इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल रिजिड इलास्टिक पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसा मोशन करते हैं? ब्राउनियन मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, ठीक है ना। कंटिन्यूअसली कोलाइड करते रहते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, कंटेनर की वॉल से कोलाइड करते हैं, कंटेनर की वॉल से कोलाइड करने की वजह से प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। उनके अगर आइडियल गैस की बात करें तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता। देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। जैसे कि रियल गैस में हम लोग वंडरवॉल फोर्स पढ़ते हैं, उनका जो साइज होता है वो कंटेनर के साइज के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है, ठीक है ना। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है उनके पास केवल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी होती है। अगर हम लोग वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी को काउंट ना करें, हालांकि वो बहुत हाई टेम्परेचर पे काउंट करते थे, आप सबको याद होगा, बहुत ही लो। अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड इतने छोटे होते हैं कि एज कंपेयर टू ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल एनर्जी, हम वाइब्रेशनल एनर्जी को इग्नोर कर देते हैं, और वाइब्रेशनल एनर्जी हमारे सिलेबस में भी नहीं, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मीन फ्री पाथ, अबाउट रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज मीन फ्री टाइम, एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको याद होगी यार, आइडियल गैस में हम लोगों ने ब्राउनियन मोशन कंसीडर किया था, ठीक है ना, ब्राउनियन मोशन माना था। तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल के पाथ को ट्रेस करूं तो एक मॉलिक्यूल किस तरह से मूव करता है, ऐसे मूव करता है, फिर किसी से कोलाइड कर जाता है, फिर इस तरह से आता है, यहां से कोलाइड करेगा, फिर ऐसे आएगा, इस तरह से ऐसे जिगजैग मोशन करता रहता है। तो बच्चों, अगर मैं कहूं कि ये कंटिन्यूअसली कोलिजन की वजह से ब्राउनियन मोशन करता है, जिगजैग मोशन करता है, तो दो कोलिजन के बीच में जो ये पाथ कवर करता है, जो डिस्टेंस कवर करता है, इस डिस्टेंस को कहते हैं फ्री पाथ, ठीक है बेटा, फ्री पाथ। बट ये जो फ्री पाथ होता है ये बदलता रहता है, जरूरी नहीं कि इक्वल डिस्टेंस के बाद ही बार बार वो कोलाइड करेगा। तो इसलिए फ्री पाथ का कोई खास हम लोग मीनिंग नहीं निकालते। बट अगर हम इस फ्री पाथ का एवरेज ले लें, ठीक है ना, फॉर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल, तो उसे हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ, ठीक है ना। तो उसे हम लोग मीन फ्री पाथ कहते हैं, लैम्डा मीन से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, ठीक है बेटा। कैसे डिफाइन करेंगे मीन फ्री पाथ? इट इज द एवरेज डिस्टेंस एट विच द मॉलिक्यूल विल कोलाइड, ठीक है, या इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो लगातार कोलिजन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस कवर करता है मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी? कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? नंबर, एवरेज नंबर ऑफ कोलिजन्स, एवरेज नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, इट इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे हम लोग मीन फ्री टाइम बोलते हैं बच्चों, मीन फ्री टाइम। इसे रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं यार, ठीक है। और इट इज द एवरेज टाइम इंटरवल, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है ना। तो ये तीन छोटे छोटे टर्म हैं जिनके फॉर्मूले आपको एकदम रटे होने चाहिए। केवल मेंस के सिलेबस में है, एडवांस के सिलेबस में नहीं है। डेरिवेशन बिल्कुल जरूरी नहीं है, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, बहुत सारी बुक्स में रेसनिक हेरिटेज देखोगे तो उसमें आपको डेरिवेशन मिल जाएगा। बट जनरली डेरिवेशन हमारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बट मैं 2 मिनट लूंगा, डेरिवेशन करवा दूंगा। बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप फॉर्मूला रट लीजिए फटाफट। तो तीनों के फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, रटने का एक जुगाड़ ये है कि आप सिर्फ मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला याद करो मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन स्टार। एन स्टार जो होता है वो मैं भी बता दूंगा क्या है।
ये जो n स्टार है ये पार्टिकल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो n स्टार की वैल्यू अक्सर आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो n स्टार की वैल्यू जो होती है इट इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन आपको याद हो तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं तो नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। एक मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं, नहीं सॉरी इट इज डिवाइडेड बाय एनए, ठीक है, और इंटू आरटी। तो ये तुम देख सकते हो आर अपॉन एनए के हो जाएगा। तो इट इज पीवी इज इक्वल टू एन के टी, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो यहां से v बाई एन की वैल्यू जो है दैट इज एन स्टार, वो बेटा p अपॉन के टी होती है, ठीक है। तो ये जो एन स्टार की वैल्यू है p अपॉन के टी है। तो यहां से अगर मैं p अपॉन के टी पुट कर दूंगा या n अपॉन v याद रखूंगा तो भी मैं ऐसे अप्लाई कर सकता हूं, ये 1 अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर एंड इट इज p अपॉन के टी। तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला ना याद करके ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला है इट इज के टी अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर पी, ठीक है। टेम्परेचर, अगर प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मीन फ्री पाथ बढ़ेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है तो मीन फ्री पाथ घटेगा। तो ये फॉर्मूला बेटा याद होना चाहिए यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 2015 से लेके अब तक जेईई मेन में 7-8 सवाल आ चुके हैं, मैं 5-6 सवाल लेके आया हूं, भी डिस्कस करूंगा इसके बाद, ठीक है। तो इसके बाद अगर मीन फ्री पाथ आपको पता चल गया, ठीक है, तो आप बाकी चीजें कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन, दो कोलिजन के बीच में टाइम कितना लग रहा है। तो एवरेज डिस्टेंस ये है यार, और इस एवरेज स्पीड से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये मीन फ्री पाथ डिवाइड बाय एवरेज स्पीड, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम में बस स्पीड से डिवाइड कर दो। तो के टी अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर पी इंटू वी, दिस इज योर रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड सिंपल है यार, ठीक है। और ये टाइम पीरियड है, टाइम इंटरवल है, इस रेगुलर टाइम इंटरवल पे, एवरेज टाइम इंटरवल पे कोलिजन हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक तरह से 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। तो रूट 2 पाई डी स्क्वायर पी वी डिवाइड बाई के टी, ये आपका जो फ्रीक्वेंसी होगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड। तो मैं सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखता हूं, गलती से ये याद हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन इनको याद करने की जरूरत नहीं है। और इनको याद करने के लिए आपको बस सिंपल किस तरह से रिलेट कर रहे हो ये समझ लो। जो v की वैल्यू है बेटा वो एवरेज स्पीड है, दैट इज अंडर रूट 8 RT बाई पाई एम, ये सब लोग को पता होना चाहिए। ये एवरेज स्पीड है, जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यार ये तो फॉर्मूला है, अब चाहो तो मैं इसका डेरिवेशन करवा देता हूं, वैसे जरूरत नहीं है, देख लो फटाफट 2 मिनट में यार कैसे करवाते हैं। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे डेरिवेशन के लिए, कैसे करेंगे। तो अगर मैं थोड़ा डेरिवेशन कर दूं, डेरिवेशन कर लेते हैं, चलिए। तो डेरिवेशन में क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। तो थोड़ा पहला अप्रोक्सीमेशन ये मानेंगे हम बच्चों कि लेट ओनली वन मॉलिक्यूल इज मूविंग, वन मॉलिक्यूल इज मूविंग। हम मानेंगे कि केवल एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है और ये मान के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो सपोज ये एक मॉलिक्यूल है जिसका एक एवरेज डायमीटर d है। अब डायमीटर कुछ बच्चे समझते हैं कि यार क्या स्फेरिकल होगा मॉलिक्यूल, डायमीटर की बात क्यों हो रही। तो आप जानते हो यार केटीजी में पढ़ा है कि ट्रांसलेशन के साथ साथ मॉलिक्यूल रोटेट भी करता है। तो ऑन एन एवरेज एक अगर मैं 3 डायमेंशनल रोटेशन कंसीडर करूं तो स्फेरिकल रीजन कवर करेगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास, अगर वो रोटेट करेगा अबाउट डिफरेंट एक्सिस। तो एक अप्रोक्सीमेट रीजन होता है कि कितने रीजन में उसका साइज है, कहां तक वो टच कर सकता है, कहां तक जा सकता है। तो ये एक डायमीटर, मान लेते हैं कि सपोज ये मूव कर रहा है और इसके सराउंडिंग में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, आसपास होंगे, इधर होगा, इस तरह से मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ मॉलिक्यूल होगा, यहाँ मॉलिक्यूल होगा, यहाँ होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। अब तुम देखो जब ये मॉलिक्यूल, अभी मैं एक अजम्पशन मान के चल रहा हूं कि केवल एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, बाकी मूव नहीं कर रहा है। सोचो ये मॉलिक्यूल जब मूव करेगा, चलेगा और इसके मोशन में कोई जरा से टाइम इंटरवल के लिए सोचो कोई मोशन में डिस्टर्बेंस नहीं है। तो अगर हम देखें जब ये मॉलिक्यूल मूव करेगा तो कितने मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, तो किससे किससे कोलाइड करेगा। तो तुम ये समझो कि इसके सेंटर से जिन मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस, सेंटर की डिस्टेंस डायमीटर
या डायमीटर से कम होगी उनको टच करते हुए कोलाइड करते हुए चलेगा। तो अगर मैं इसका स्ट्रेट मोशन मान लूं एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए जब तक ये दूसरा कोलिजन नहीं कर रहा है, तो सोचो कि अगर ये सिमिलरली यहां से अगर मैं एक डायमीटर के बराबर डिस्टेंस ले लूं, तो अगर ये एक सिलेंडर में बना लूं, एक सिलेंडर, इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो मॉलिक्यूलर डायमीटर के बराबर है, ठीक है। अगर ये स्फीयर थोड़ा यहां होगा तो सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस डायमीटर से ज्यादा हो जाएगी, ये डिस्टेंस डायमीटर है उससे ज्यादा हो जाएगी, फिर कोलाइड नहीं करेगा। तो जितने भी मॉलिक्यूल इस सिलेंडर के अंदर आएंगे जिनकी सेंटर की डिस्टेंस इसके सेंटर से जो है वो डायमीट्रिक डिस्टेंस से अगर कम है बेटा तो कोलाइड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहां पे कैलकुलेट करें तो यहां पे हमें ये समझ में आ गया अप्रोक्सीमेट कि अगर मैं एक सिलेंडर बनाऊं जिसका रेडियस मॉलिक्यूल के डायमीटर के बराबर हो, तो इस सिलेंडर के अंदर जितने मॉलिक्यूल होंगे इनसे ये जो मूविंग मॉलिक्यूल है ये कोलाइड करेगा। तो अगर मैं एक स्मॉल टाइम इंटरवल ले लूं dt, उस dt टाइम इंटरवल में ही अगर v स्पीड से चल रहा है बेटा, तो कितनी लेंथ कवर करेगा, कितनी लेंथ कवर करेगा, v इंटू डी टी, स्पीड इंटू टाइम इंटरवल, लेंथ हो जाएगी। तो अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ कोलिजन इन दैट स्मॉल टाइम इंटरवल dt, स्मॉल टाइम इंटरवल dt में कितने कोलिजन होंगे, तो अगर मैं उसे dn से रिप्रेजेंट कर दूं तो बेटा dn dt टाइम में dn नंबर ऑफ कोलिजन कर रहा है। कैसे समझोगे, तो जो सिलेंडर कवर करेगा, जो लेंथ कवर करेगा, जो डिस्टेंस कवर करेगा वो vdt होगी। तो अगर मैं कहूं कि इस सिलेंडर में जिसकी लेंथ vdt है टोटल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो यार सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस सिलेंडर की डी है और h, तो जो इसकी लेंथ है वो vdt हो जाएगी। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम को मैं n स्टार से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अभी मैंने n स्टार की वैल्यू आपको लिखवाई है, इट इज n बाई वी और p बाई के टी, ठीक है। ये मैं बता चुका हूं। नंबर ऑफ n स्टार का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। n से रिप्रेजेंट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा dn है, मतलब dt टाइम इंटरवल में नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, जो नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू dn बाई dt, तो इट इज पाई डी स्क्वायर v इंटू एन स्टार। लेकिन अगर मैं इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान दूं, बट यहां पर हमने एक एजम्पशन ले रखा है, ये हमारा एक बहुत बड़ा एजम्पशन है कि हमने माना है कि केवल एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, बट ऐसा तो है नहीं, मॉलिक्यूल तो सारे ही मूव कर रहे हैं। तो अगर हम सबका मोशन कंसीडर करें तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा बच्चों हम करेक्शन करने वाले हैं। क्या करेक्शन करने वाले हैं, करेक्शन ये करने वाले हैं कि कोलिजन के लिए जो कोलिजन होगा, कोलिजन के लिए रिलेटिव वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हमें v की जगह एक तरह से एवरेज वैल्यू ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी हमें रखनी होती है। जो ये v है, यहां पे अगर हम सभी का मोशन कंसीडर करेंगे तो v की जगह हम एवरेज वैल्यू ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी रखेंगे। तो अगर हम पॉसिबिलिटीज को देखें कि दो मॉलिक्यूल्स के रिलेटिव मोशन की क्या क्या संभावनाएं हैं, तो यार ब्राउनियन मोशन हो रहा है। ब्राउनियन मोशन में दो पार्टिकल ऐसे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में भी आ सकते हैं। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है दोनों के डायरेक्शन के बीच में, दोनों का मोशन इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। दोनों के मोशन यहाँ पे बेटा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, ऐसे हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है 0 से 180 डिग्री के बीच में। तो ऑन एन एवरेज रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम एक होमोजीनियस मान लेंगे, सारे एंगल्स बराबर बराबर तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, होमोजीनियसली सारे एंगल्स के बीच में एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होमोजीनियस है, तो जो थीटा की एक एवरेज वैल्यू आएगी वो इस तरह से आप कह सकते हो ऑन एन एवरेज कि जो एंगल आएगा दोनों की वेलोसिटी के बीच में वो 90 डिग्री आएगा। तो अगर 90 डिग्री आएगा तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, अगर वेक्टर में वेक्टर घटाओगे तुम, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो v√2 हो जाएगी। मतलब हम यहां पर v की जगह अगर assumptions से थोड़ा बाहर आए और एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी लिखें, तो बेटा रिलेटिव वेलोसिटी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो √2v पुट कर देते हैं। यानी कि यहां पर v की जगह बेटा जो फॉर्मूला आता है वो √2v आता है, तो √2v, तो फ्रीक्वेंसी जो आती है नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, इट इज √2 पाई डी स्क्वायर n स्टार इंटू v। v इज द एवरेज स्पीड, आप जानते हो एवरेज स्पीड है √8RT/πm लिखेंगे बेटा। फ्रीक्वेंसी आ गया तो टाइम पीरियड रिलैक्सेशन टाइम आ जाएगा, इट इज 1/√2 पाई डी स्क्वायर v n स्टार, ठीक है। n स्टार है n अपॉन v या p अपॉन के टी, ठीक है।
और मीन फ्री पाथ क्या होगा? मीन फ्री पाथ होगा एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल इस टाइम इंटरवल पे अगर एवरेज कोलाइड कर रहा है, जितने टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेगा, तो 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन स्टार आ जाएगा। तो इस तरह से आप अल्टीमेटली आपको फॉर्मूले ही याद रखने। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, और इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखेंगे तो आप समझ ही रहे हैं कि टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दोगे, और फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो 1/टाइम। तो मेरा सजेशन है मीन फ्री पाथ याद रखो। मीन फ्री पाथ अगर याद रखोगे तो बाकी कैलकुलेशन अपने आप बेटा कर सकते हो। फिर कहूंगा डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको स्कूल के एग्जाम में या कहीं और डिराइव करना है तो आप ये रिजल्ट याद रख सकते हैं। अब यार हम जेई मेन में जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को ले लेते हैं, ठीक है। देखो कौन कौन से क्वेश्चन आए, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके लाया हूं, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं। तो एक क्वेश्चन ये यार जेई मेन 2015 का एक क्वेश्चन है। जेई मेन 2015 का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, लेंदी है, आप खुद सुन लीजिए क्वेश्चन। इन्होंने कहा कंसीडर एन आइडियल गैस कन्फाइंड इट इन आइसोलेटेड क्लोज्ड चैम्बर, ठीक है। एक आइडियल गैस है, क्लोज चैम्बर में है। गैस अंडरगोज एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में गैस जा रही है, ठीक है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में गैस हमारी जा रही है। गैस एज द गैस अंडरगोज एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन द एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन, यानी रिलैक्सेशन टाइम। तो इन्होंने कहा जो एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन है इट वेरीज एज v की पावर q। टाइम जो वॉल्यूम के साथ है वो इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो q की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एंड देयर आर 4 ऑप्शंस। जो q की वैल्यू दी है, q की वैल्यू क्या होगी, तो पहला है 3 गामा प्लस 5 डिवाइड बाई 6। ऑप्शन बी इज गामा प्लस 1 डिवाइड बाई 2, एंड ऑप्शन सी इज 3 gamma minus 5 divided by 6. Option D is gamma minus 1 divided by 2. तो एडियाबैटिक प्रोसेस है और रिलैक्सेशन टाइम v की पावर q इस तरह से वेरी कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू हमको याद हो तो रिलैक्सेशन टाइम हम कैसे, मान लीजिए हम भूल गए, हमें मीन फ्री पाथ केवल याद है, तो मीन फ्री पाथ डिवाइड बाई v। तो मीन फ्री पाथ क्या था, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन स्टार v, ठीक है। ये आपका रिलैक्सेशन टाइम आएगा। एन स्टार क्या होता था, p अपॉन के टी, एन अपॉन वी या p अपॉन के टी। तो ये हो गया एक तरह से। अब अगर यहां पर हम इसको सिंपल टेम्परेचर के या उसके फॉर्म में रखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k अपॉन, प्रेशर को अगर मैं हटा दूं, सिंपल वॉल्यूम ले आऊं, ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हो। या तो देखो एडियाबैटिक प्रोसेस है तो या तो प्रेशर और वॉल्यूम में ले आओ एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होती है, ठीक, उससे कंपेयर कर लो। या फिर तुम कुछ और भी कैलकुलेशन कर सकते हो, या टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में ले आओ, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में टी टू दी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, इस तरह की कैलकुलेशन होती है। तो किसी एक में ले आओ यार, ठीक है। तो मैं अगर इसको वॉल्यूम और उसमें रखूंगा तो एन स्टार की वैल्यू को मैं एन अपॉन वी ही रहने दूंगा। तो तुम ये देखो कि ये जो टाउ है ये किसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये v की वैल्यू है √8 RT बाई m। तो जो टाउ है वो ये वॉल्यूम ऊपर जाएगा और v अपॉन √t के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। v अपॉन √t के प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूम ऊपर जाएगा एंड यहां से √t आएगा, बाकी चीजें कांस्टेंट है बेटा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे प्रोपोर्शनलिटी लिख दूं तो v अपॉन टी टू दी पावर 1/2 इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर q। तो यहां से मैं लिख सकता हूं टी टू दी पावर 1/2 इंटू वी की पावर q माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं इसको होल स्क्वायर कर दूं तो इट इज v की पावर 2q माइनस 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यार ये इन्होंने कहा एडियाबैटिक प्रोसेस, अभी मैंने उसका कोई यूज नहीं किया, जो इन्होंने डेटा दिया उसका यूज किया है। प्रोपोर्शनलिटी थी इसलिए मैंने बाकी कॉन्स्टेंट्स को नहीं लिया। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन आप सब लोग को पता है, टेम्परेचर वॉल्यूम के टर्म में ये होती है। तो ये वाला जो टर्म है वो गामा माइनस 1 के बराबर होना चाहिए, इट इज 2q माइनस 2। तो q की वैल्यू आप देख सकते हो, इट इज गामा प्लस 1/2। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये हमारी जो q की वैल्यू होगी इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक कैलकुलेशन हम और ले सकते हैं,
तो एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस कर रहा हूं इस पे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग इन फॉर्मूले से जेई मेन 2015 से लेके अगर 20 तक के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको 6-7 सवाल मिल जाएंगे, आप कर लेना, ठीक है। जो भी डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हो। तो एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस कर देता हूं। तो इन्होंने एक क्वेश्चन जेई मेन 2019 का है, ये 12 जनवरी इवनिंग का है। इन्होंने कहा एन आइडियल गैस इज एनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर एट प्रेशर 2 atm, 2 atm प्रेशर है, ठीक है। टेम्परेचर 300 केल्विन है और मीन टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन दिया है। तो जो मीन टाइम दिया है इट इज 6 × 10⁻⁸। दो कोलिजन के बीच का जो मीन टाइम, इट इज रिलैक्सेशन टाइम बेसिकली, ठीक है। इफ द प्रेशर इज डबल, प्रेशर डबल कर दिया, 4 atm कर दिया एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 500 केल्विन, तो नया रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शंस आर 4 × 10⁻⁻8, 3 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻7 एंड 0.5 × 10⁻⁻8। तो हमें क्लोजेस्ट आंसर बताना होता है, ठीक है। तो अभी फिर देख रहे हो रिलैक्सेशन टाइम पे क्वेश्चन आया है। तो रिलैक्सेशन टाइम अभी हमने लिखा था कि 1/√T πd² n स्टार v, ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम था बेटा। तो अब यहां पे इन्होंने प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में दिया, तो मैं एन को लिख ले रहा हूं KT/P, P/KT था ये। तो ये √2 πd² P/KT एंड दिस इज V √8 RT/πm। तो तुम देख सकते हो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T डिवाइड बाई P। यहां से बेटा τ1/τ2 जो है वो आ जाएगा P2/P1 √T1/T2। तो P2/P1 इज 4 atm/2 atm, 300 डिवाइड बाई 500, इट इज 2 √3/5। तो जो τ2 आएगा इट इज τ1 इंटू √5/3 डिवाइड बाई 2। तो वैल्यू अगर आप पुट करेंगे 6 × 10⁻⁻8, कैलकुलेशन चेक कर लेना है। तो τ2 कैलकुलेट करना, τ1 गिवन है, डिवाइड बाई 2 इंटू √5/3, √15 × 10⁻8। तो वेरी क्लोज, जो आंसर होगा अप्रोक्सीमेटली वो 4 वाला आंसर सबसे करीब हो, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस और भी हैं लेकिन वो आप लोग खुद से कर सकते हो। जेईई मेन 2020 में 2 क्वेश्चन आए, एक पर्टिकुलर शिफ्ट में 7 जनवरी में आया, शायद 8 जनवरी में। तो इस तरह के 6-7 क्वेश्चन मिल जाएंगे 2015 से लेके 2020 तक, तो आप वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग